रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, क्लास 10th की लैब चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 4 है ये। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा किया था, पूरा नहीं बता रहे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था। तो हीटिंग इफेक्ट से दोबारा चालू करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो आपका समझ में आता है रफ कॉपी निकालिए, रफ कॉपी पेन निकालिए, अपने मन शब्दों में लिखते जाइए। छोटी नोट्स बनाइए, ज़्यादा बड़ी नोट्स मत बनाइए। हाँ, जितना छोटा आप बनाएंगे, जितना आप अपने अपने नोट्स बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। तो आप छोटी नोट्स बनाइए, फ्लैश कार्ड की तरह यूज़ करिए। छोटी नोट रहेगी, पतली सी रहेगी, खट 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 करके देख लेंगे आप, तो एक वो फ़ायदा रहेगा। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में? जैसे आप कोई ज़्यादा काम करेंगे, हाँ, ज़्यादा जब काम करेंगे तो हीटिंग बढ़ेगी। इसी तरह ये भी है, इलेक्ट्रिक करंट जब ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हीटिंग बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो होगा, हीटिंग बनना चालू हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आप जब हाथ रख देंगे, काम हुआ, यहाँ पर आपने कुछ वर्क किया और यहाँ पर हीटिंग जनरेट हुई। ठंडी में करते होंगे मार खाने से पहले, जब कोई टीचर सुनता है तो ऐसे लगने ना भाई गर्म हो जाए हाथ, ठंडी में काफ़ी लगता है। तो ये चीज़, तो अगर सिंपल भाषा में लिखे थे, when electron flows in wire, they lose their energies that converted into heat। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, पता है ना करंट क्या होता है? करंट मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है वायर्स में, तो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। जैसे आप भागते हैं तो एनर्जी लूज होती है कि नहीं होती? लूज होती है एनर्जी, आपको गर्मी बढ़ती है। उसी तरह से जब ये लोग भागते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं और वो एनर्जी बनती है हीट में। वो एनर्जी बनती है हीट में। तो ये चीज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट मतलब ये हीट में कन्वर्ट होता है। पूरा लेक्चर सुनता है मेरा बैठ के यहाँ पर। तो हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है? पहले तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए, हीटिंग इफेक्ट एक तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, कितनी देर के लिए होंगे। मतलब सबसे पहले डिपेंड करता है करंट पे। करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक हीट ही नहीं बढ़ेगा। करंट नहीं होगा तो हीट नहीं बढ़ेगा। तो डिपेंड सबसे बड़ा, हाँ, उसके बाद किस पे? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वर्क डन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी ना, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? बैटरी से आएगी। तो वोल्टेज पे डिपेंड होगा। फिर ब्रेकर भी होंगे, ब्रेकर होंगे तो टाइम कंज्यूम करवाएंगे। तो हीट, अगर सिंपल सा हीट का फॉर्मूला लिखा जाए तो I2RT होता है, I2RT। और लिखना हो और इस तरह को लिख सकते हैं VIT। तो ये लिख सकते हैं VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये चीज होता है। तो डिपेंड किस किस पे कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। पहले तो जहाँ से एनर्जी मिल रही है उस पर डिपेंड कर रही है, फिर करंट पे पूरा पूरा डिपेंड कर रही है, फिर टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हीटिंग बढ़ेगी। तो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसका वर्क डन से निकाल सकते हैं। इसका वर्क डन अगर पूछा जाए तो कितना काम हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। इलेक्ट्रिक वर्क डन जब पूछा जाता है, देखिए एक I=W। जब हीटिंग का वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पूछते हैं, क्या? इलेक्ट्रिकल
वर्क डन। तो इसका भी फॉर्मूला यही होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एच होता है, मतलब आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी का मतलब समझ में आया आपको? आई स्क्वायर आर टी हीट किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे बड़ी बात है हीट किस चीज पे। आप भागेंगे आप एनर्जी लॉस करेंगे। आप अपने आप को मानिए इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप भाग रहे हैं, आप एनर्जी लूज कर रहे हैं। पोटेंशियल पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। आप एनर्जी ला भी तो रहे हैं, आपको कोई धक्का भी मार रहा है ना, आप अपने आप को वहां पर धक्का मारें। पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहते हैं ना, तो उनको एनर्जी कौन सप्लाई करता है? वोल्टेज सप्लाई करता है। और डिपेंड करता है, आप ज्यादा देर तक भागेंगे तो ज्यादा हीटिंग होगी, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी यही कहता है, वर्क डन में तो काम करना होता है, काम करेंगे हीट बढ़ेगी। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इधर कोई डाउट है? सिंपल सा बात है, एकदम अटैच होते हुए चलना है, एकदम अटैचमेंट पूरी होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होगा। ये सब आपको पता है। इसमें कोई चीज़ है जो आपको पहले से ना पता हो? आपको ये भी पता है अगर हम लोग भागेंगे तो एनर्जी हम लोग लॉस करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में दे दी। तो हमने हर बार कहा है फिजिक्स नेचर में पहले से, आप फिजिक्स में कुछ अलग नहीं पढ़ते। फिजिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचर मैजिक। नेचर में ये सारे फिजिक्स एक मैजिकल सब्जेक्ट होता है। जिसको मैथ्स और फिजिक्स में कमांड आता है ना, वो वर्ड्स मैजिशियन कहला सकता है। अगर आपकी फिजिक्स और मैथ्स अच्छी है तो आप और अच्छी करेंगे 11th 12th, फिर उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करनी होगी तो बीटेक करेंगे, कहीं ना कहीं से जेई का पेपर। तो फिजिक्स और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जो मैजिशियन ऑफ द वर्ड कहला सकता है। तो फिजिक्स में मैजिक पहले से होता है, मैथ्स वो अप्लाइड मैजिक होता है। हाँ, तो आप कुछ नया नहीं सीखते फिजिक्स में, आपको ये चीज़ पहले से पता थी। तो इसका डेरिवेशन तो W इक्वल टू क्यू बाई टी ऐसे करके कर सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी, फिर Q उसका पोटेंशियल का होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, फिर V उधर जाता आई टी आता तो W आता, वर्क डन हुआ तो हीट बढ़ी। तो ये चीज़ इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन Q इक्वल टू आई टी, ये Q है, Q इक्वल टू आई टी, और V का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। याद है ना सबको, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये वी क्यू हो जाता है आपका वर्क डन, क्यू को रिप्लेस कर दीजिए वी आई टी, ये आपका वर्क डन होगा। हाँ, अब जितना वर्क डन होगा हाइट हीट बढ़ेगी, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हो गया यहाँ पर हीट के बराबर। तो आपको जो जो समझ में आया अपने मन से लिखते जाइए, जो जो अब तक समझ में आया वो लिख लीजिए, शॉर्ट नोट हो गई आपकी। फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट पता है, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा होगा तो आप कर सकते हैं, वीआईटी से याद कर सकते हैं। वीआईटी होता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, अगर कभी किसी ने वो किया हो तो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके घर में कोई हो तो उससे याद, विट से याद कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी से याद कर सकते हैं। याद करने से अच्छा है आपको सिंपल सा पता है, अगर आप भागेंगे तो एनर्जी लूज होगी, आप एनर्जी कहीं से लेंगे, वो एनर्जी यहाँ पर होगी वी। आई क्या होगा? करंट होगा, करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, यहाँ पर ये भाग रहा होगा। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज भागेगा उतना ज़्यादा हीट होगा, मतलब आप तेज से भागेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, धीमे धीमे भागेंगे गर्मी धीमे धीमे लगेगी। पोटेंशियल क्या है? जहाँ से आप एनर्जी लेते हैं। अब एनर्जी में क्या, अब धीमे धीमे भागेंगे तो एनर्जी कम यूज होगी ना, तो हीट कम होगी, तो ये चीज़ हुई। फिर टाइम पे अगर ज़्यादा देर तक भागेंगे, धीमे 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 भाग रहे हैं, जहाँ आप तेज तेज करंट में पर धीमे थोड़ा धीमे थोड़ा भी भागे तो हीट आएगी। तो भागने में हीट आती है, टाइम लगता है, टाइम पे हीट आएगी नहीं, मतलब टाइम डिपेंड करते हैं ना इस पे। आप भाग रहे हैं ज़्यादा देर के लिए तो आपको हीट ज़्यादा लगेगी, कम देर के लिए भागेंगे तो कम हीट लगेगी। तो ये एक चीज़ होगी। वर्क डन हीट के बराबर होता है, ये भी पता चल गया। कुछ नया नहीं सीखा आपने, सीखा कुछ नया नहीं, आपने वो चीज़ फंडामेंटली सीखी, आपने वो चीज़ फंडामेंटली सीखी। हाँ, अभी सीधा सीधा देखा जाए तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शन खा देते हैं। अब हम शब्दों में लिखते जा रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रहा।
हीट किस किस पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड किस पे करेंगे? डिपेंड्स ऑन, तो पहला एच आई पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला लिख दीजिए आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, हीट प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। करंट बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, सिंपल सी बात। करंट आप ज़्यादा दे देंगे तो हीट ज़्यादा बढ़ेगी, करंट ज़्यादा देंगे तो हीट ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि करंट जब ज़्यादा होगा तो वो तेज़ी से भागेगा। करंट क्या है? करंट ज़्यादा होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज भाग रहे हैं ना, करंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज भाग रहे हैं। तो ये एक चीज़ इस पर डिपेंड करेगी। तो अगर एच ज़्यादा हो, आई स्क्वायर ज़्यादा हो रहा होगा तो एच ज़्यादा होगा। उसके बाद किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला के हिसाब से किस पर डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। एच इज प्रोपोर्शनल टू आर। एच इज प्रोपोर्शनल टू आर कैसे हुआ? ये इस हिसाब से हुआ कि अगर ब्रेकर ज़्यादा होंगे, वैसे इसमें ब्रेकर क्या, रुकावटें, रेजिस्टेंस क्या, करंट को रोकता है। अब आपको लग रहा है थोड़ा रुक रुक के भाग रहे हैं वैसे। हाँ मतलब आपको बात क्या चीज कैसे समझाया इस चीज को? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, आपको ये तो पता है, पूरे लेक्चर में हमने बताया था। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। आप तेजी से भाग रहे फिर रुके, फिर मतलब थोड़ा स्लो हुए फिर तेजी भागे, फिर स्लो हुए फिर तेजी भागे, मतलब आप भाग तो रेगुलर रहे, फॉर्मूला के हिसाब से आप भाग तो रेगुलर रहे, भाग आप रेगुलर रहे तो हीट बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला के हिसाब से किस पे? टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आर को क्या कर सकते हैं, आर को क्या आई बाई क्या वी बाई आई होता है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। पोटेंशियल पे डिपेंड कर, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो एनर्जी हीट बढ़ेगी। ऐसे डिपेंड करता है टाइम पे, कितनी देर के लिए हम भाग रहे हैं, भाग क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। हाँ तो मतलब हीट किस पर डिपेंड करेगी? इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं पर। फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग पता चला हीट किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। हीट किस पर डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है, हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, हीट आपकी टाइम पे डिपेंड करती है। हाँ उसके बाद क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में उसके बाद क्या आएगा? अच्छा इसमें क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मुंह से निकाल लिया हमने। निकलता है यार, कोई नेचुरल सी चीज है, हम आंसर आर्टिफिशियली भी निकाल सकते, दिखा सर। मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ मैं, वेस्टेज टैलेंट बहुत है मेरे अंदर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं? कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफर 96,000 कूलम of a charge in 1 hour through the potential of 50 volts. ठीक देखिए क्या चीज दोबारा करें? कंप्यूट द हीट, कंप्यूट द हीट generated while transferring, generated while transferring 96,000 coulomb of charges in 1 hour, of charge in 1 hour, of charge in 1 hour through the potential difference, through the potential difference, PD लिखना, potential difference of 50 volts। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें पहले पूछ क्या रहा है? हीट पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है कि हीट जनरेट होती है, हीट कितना जनरेट होती है आपको ये पता करना है कि 96,000 कूलम मान
चार्ज बह रहा है, 96,000 गुलाम का चार्ज बह रहा है, करंट नहीं बह रहा, चार्ज बह रहा है। हाँ, उसके बाद 1 घंटे के लिए बह रहा है, टाइम दे रखा है, टाइम बना दे रखा है, हर चीज़ को सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड में चेंज कर लेंगे इस चीज़ को। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब बैटरी वहाँ पर कितनी वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है। तो क्या क्या दे रखा है ये एक चीज़ बता देते हैं। क्यू दे रखा है आपको 96,000, आपको फिर उसके बाद टाइम दे रखा है, टाइम कितना बना है मतलब 60 × 60 इक्वल टू 3,600 कराएंगे। पीडीएफ मतलब पोटेंशियल वोल्टेज दे रखा है 50 वोल्ट का। हम्म हम्म। अब आई इक्वल टू क्यू बाई टी लगा लीजिए, अगर आई निकालना हो आई निकाल लीजिए, फिर उस तरह आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस इससे अच्छा है डब्ल्यू बाई क्यू। आपको वर्क डन आपने बताया, वर्क डन अभी बताया कि वर्क डन इक्वल टू हीट होता है। देखिए ये दो चीज़ दे रखी है, इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू एच के बराबर होता है, तो वी इक्वल टू एच बाई क्यू भी लिख सकते हैं। हाँ, वी इंटू क्यू क्या होगा, आपका हीट हो गया, और वी कितना लिखा है 50 दे रखा है, क्यू कितना दे रहे हैं 96,000 इक्वल टू हीट। हीट किस में होती है, जूल में होती है, हीट किस में होती है, जूल में होती है, ऐसा यूनिट याद रखिए, हीट किस में होती है, जूल में होती है। तो 4 0 ये 0 48 जूल का, 48 जूल की हीट बनती है। कितनी जूल की हीट बनती है, 48 जूल की हीट बनती है। हम 4,80,000 जूल की हीट बनती है, 4,80,000 जूल की वहाँ पर हीट बनती है। मतलब आप 96,000 गुलाम का चार्ज वहाँ सप्लाई करेंगे 1 घंटे के लिए, और वहाँ एनर्जी सप्लाई जो हो रही होगी वो 50 वोल्ट्स की हो रही होगी, तो आपकी हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, 4,80,000 जूल की, 4,80,000 जूल की। किलो जूल में करना चाहेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ गलत हो रहा है। हाँ, एक जीरो और रह गया, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा, तो ये 3 जीरो पीछे वाले हट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4,800 किलो जूल, 4,800 किलो जूल। मतलब देख रहे हैं कितनी बड़ी हीट सप्लाई हो रही है यहाँ पर। और इसके बाद कोई एक electrical iron resistance 20 ohm takes a current 5 ohm, calculate the heat developed in 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला कोई भी नया नहीं बनना है, जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ रखा पीछे थे नए वही से बनना है। आपको आपको एक चीज याद रखना है, अगर वी क्यू दिया है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, डब्ल्यू होता है एच के बराबर, ये याद रखना है आपको। एच का एक सिंपल फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, एक मीट। ये 3 फॉर्मूले से तो आपके अधिकतर निकल ही जाएंगे। क्या ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे आपकी हीट निकल आएगी। चलिए पहले आप ये हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आप पॉज करेंगे, उसके बाद आप खुद लगा के देखेंगे, आंसर आएगा, फिर आंसर मैच करेंगे। एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 20 ohms
takes a current of 5 ampere, current of 5 ampere, calculate the heat, calculate the heat developed in 30 seconds। तो पॉज करिए और आंसर निकालिए, पॉज करिए, आंसर निकालिए। तो अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसका मतलब देखिए, एक इलेक्ट्रिकल आयरन पता है कपड़े प्रेस करते ही होंगे, इलेक्ट्रिकल आयरन, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम्स की है, 20 ओम्स की रेजिस्टेंस है, करंट उसमें कितना सप्लाई हो रहा है, 5 एम्पीयर का, काफी छोटा आयरन नहीं है ना। एग्जाम्पल है 5 एम्पीयर का करंट वहाँ फ्लो हो रहा है, एम्पीयर बहुत बड़ी यूनिट होती है, टच भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी यूनिट होती है। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, मतलब 5 एम्पीयर का करंट बह रहा है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, उसकी रेजिस्टेंस आपको दे रखी, हीट निकालना है, कितनी देर के लिए करंट बह रहा होता है, 30 सेकेंड के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, तो हीट तो काफ़ी कम होगी, सिंपल सी बात पता चली, अगर इतने कम समय के लिए बह रहा है तो हीट बहुत कम होगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT, क्योंकि इसमें वही फंडे दे रखे 5, 20, 30, 5 का टेबल लिख देना। आई आपको कितना देगा, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर का स्क्वायर करेंगे, आर कितना देगा, 20 ओम्स, 20, टाइम कितने सेकंड के लिए बना, 30 सेकंड की, तो 25 इंटू 60, 600, सॉरी 25 इंटू 600, ये तो जीरो, तो 25 6 150, 15,000 जूल का, 15,000 जूल का यहाँ पर करंट डेवलप होता है, 15,000 जूल का करंट डेवलप होता है। अगर इसको किलो जूल में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड, 15 किलो जूल, काफी जल्दी है, मतलब आयरन गर्म हो गया है। तो समझ में आया, इसको निकाला किसने था यार, न्यूटन मामा ही होंगे। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, अभी हमारे नॉलेज में तो नहीं किसे निकाल दे रही है ये फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिकल आयरन का ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी रखी रहेगी, बोर्ड वाले कुछ भी आपको कठिन क्वेश्चन नहीं बना के देंगे, माइंड लगाएंगे हल्का सा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह लोग टेंथ में पढ़ाया नहीं गया था, इतना सब हम लोगों को कभी स्कूल में बताया भी नहीं गया। इसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग करंट। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग करंट में आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दें, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस में क्या आ सकता है, बेसिक्स आपका इलेक्ट्रिक हीटर, पानी जिससे गर्म करते हैं, ठंडी का मौसम में पानी गर्म कर दोगे तो वो इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र, गीज़र होता है, गीज़र होता है, वो एक होता है, और क्या होता है, और किन से आप हीट जनरेट करवा सकते हैं। फिर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में पंखा आता है, पंखे का कभी देखें, पंखा घूम के सुदामा में कृषि जी बने हो, पंखा रोक रहा हूँ ऐसे नहीं लगा, तो वो हीट जनरेट करता है, तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है। अच्छा, हीट जनरेट क्यों होती है, हीट एक तो हाई रेजिस्टेंस के कारण वहाँ हीट जनरेट होती है, क्योंकि करंट को वहाँ बार बार रोकते हैं तो हीट वहाँ डेवलप होती है, करंट को रोकते हैं तो हीट बार बार वहाँ डेवलप होती है, इसलिए वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप समझ सकते हो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी हीटिंग ज़्यादा है। जैसे नाइक्रोम, अभी आपने कभी एमसीबी देखा है, खुराब आती हैं,
और अगर यूपी के होंगे तो पक्का देखे होंगे, क्योंकि यूपी वाले होते हैं खुरापाती में। हाँ, यूपी का क्या, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट वाले ही काफ़ी खुरापाती होते हैं। तो अगर एमसीबी देखा होगा, वो लगाए रहते हैं जिसमें मीटर, उसको क्या कहते हैं, फिर होम सर्किट रहता है, तो जहाँ से ऐसे कट 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 से एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो अरे वो तो पता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है तो वो टू ब्रेक हो जाता है। हमें लगती किसमें, फ्यूज एक तरीके से आप फ्यूज समझ लीजिए। फ्यूज देखा है कभी, वायर आपने इन्वर्टर वाला फ्यूज देखा होगा, ऐसे बना रहता है इन्वर्टर वाला वायर, अब फ्यूज ऐसे रहता है, ऐसे करके जाए। तो ये जो वायर रहता है ये नाइक्रोम का रहता है, ये वायर नाइक्रोम का रहता है, ग्लास ट्यूब के अंदर बंद रहता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हीटिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी हीट झेल सकता है। जब उस हीटिंग कैपेसिटी के आगे चली जाती है तो ये यहाँ से टूट जाएगा। अच्छा, ये आगे चीज़ है, ये टूटता क्यों है, तो ये तो पता चल गया, हीटिंग ज़्यादा होती है, मतलब इनके सहने की क्षमता से ज़्यादा, आप कोई काम करते हो उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। सिंपल सी बात है, आप की कैपेसिटी आप 25 किलो उठा सकते हैं, आप 3 किलो 30 किलो उठाने चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, पेट की हड्डी टूट जाएगी या हाथ टूट जाएगा, कुछ ऐसा तो होगा ना नॉर्मली। तो ये चीज़ होती है। और हाई रेजिस्टेंस रहता है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहती है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब हीट सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात होती है। तो ये चीज़ रहती है। इलेक्ट्रिकल बल्ब दे सकते हैं। अब आ गया फ्यूज़ आ गया, तो फ्यूज़ फ्यूज़ पता चल गया। एमसीबी में भी यही चीज़ रहती है, एमसीबी देखे होंगे कभी, जैसे इन्वर्टर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम रहता होगा तो ऐसे एक डब्बा रहता है, उसमें यहाँ बटन रहती है। एमसीबी लेके आएगा, इतनी दया ना करो यार तुम। तो ये अप डाउन करने के लिए होते हैं। अब तो घर में लोग इस तरह के बटन लगाने लग गए, जिनको ऐसे उठा के आप कर सकते, आप करेंगे ऑन हो जाता है, डाउन करेंगे तो क्लोज हो जाता है, सिंपल सा। अभी एनसीईआरटी में होगा, एनसीईआरटी में एक जगह पे फ्यूज बना है, हमें याद है। तो रत्न सागर से दिखा दूंगा है। तो ये चीज़ है, देखिए एमसीबी क्या चीज़ है, एमसी मतलब फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ ये चीज़ है, आपने घर पे देखा होगा, ये बटन है, ये अप डाउन। फ्यूज़ वायर देखिए, ये फ्यूज़ वायर ये कैसे क्या, इसके पीछे का अगर सर्किट दिखाएं तो ऐसे ये जैसे फ्यूज़ वायर है, ये फ्यूज़ वायर है। इसका कुछ काम नहीं रहता है, ये लोगों को उल्लू बनाता है। अब देखिए फ्यूज़ वायर क्या करता है, अगर फ्यूज़ वायर पतला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने पढ़ा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी मोटाई कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर एरिया कम है, मोटा वो कम है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम फ्लो होंगे। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल सा डिपेंड करता है, हीट किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन जितना भागेंगे हीट उतनी जनरेट होगी। तो जब पतला वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे भागेगा। अच्छा, लोग क्या समझते हैं मोटा रहेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मोटा रहेगा तो टूट जल्दी जाएगा। हीटिंग इफेक्ट में ये एक खास बात होती है, मोटा तभी आप देखेंगे, कभी फ्यूज देखेंगे, अगर आपके घर पे इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर खराब होगा या आप खुरापाती निकल रहे हैं तो इन्वर्टर की फ्यूज निकालेंगे, क्योंकि हमने निकाला है। आई कैन फील इट, बहुत मार पड़ती है। तो ये नाइट्रो की वायर रहती है, ये बहुत पतली सी वायर होती है, सिल्वर कलर में देखेंगे, बहुत पतली सी वायर रहती है। तो अगर जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये यहाँ से टूट जाती है, ये तो हो जाती है, टूट जाती है, ये जगह से हीट ज़्यादा होती है। इस तरह घर पे भी होता है, कभी कभी देखेंगे जब आप खूब ज़्यादा जैसे एक ही साथ आपने फ्रिज चला लिया, गीज़र चला लिया और क्या चला लिया आपने, वॉशिंग मशीन चला ली, टीवी चला लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे बटन है ना, बटन जैसे ऊपर रहेगा तो वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो वो नीचे गिर जाएगा। अगर आपने कभी देखो तो क्या होता है, टूटता नहीं है, कभी कभी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से इसका खुद का ब्रेन होता है,
अगर उसको ज़्यादा लोड देते हैं तो अपने आप डाउन हो जाता है। आपको ऊपर ज़्यादा लोड देंगे तो आप क्या करेंगे, नहीं भाई इतना नहीं लेके जा पाएंगे, तो वो अपने आप डाउन हो जाता है। अगर वो ऑन रह गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हीट ज़्यादा सप्लाई होगी, जितनी इसकी एवरेज है, मतलब जितनी ये झेल सकता है उससे ज़्यादा हीट अगर सप्लाई होगी तो ये बी से टूट जाता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। वो पूरा इलेक्ट्रिक करंट यहीं आके स्टॉप होने लगता है। तो इसके आगे जा ही नहीं पाता, तो घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ फ्यूज होता है। फ्यूज एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस होता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। और पतला वायर क्यों लगाते हैं इसका भी हमें बताया, आपको पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये पतला होता है, पतला होता है तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो पाते हैं, तो यहाँ पर हीट क्या थोड़ा कम रहती है। अब मोटा वायर लगा दिया, एक साथ इलेक्ट्रॉन ऐसे आप एक एक भाग रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन सोचिए 5 एक साथ भागेंगे तो वहाँ हीट भी तो ज़्यादा मिलने लग जाएगी। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है। नाइक्रोम वायर देख रहे हैं, बाहर वाले सर बाहर सर वाले खराब आती है, उनकी खराब बातें नहीं बता सकते। अगर कभी उन लोगों ने और इंस्टीट्यूशन खोलने की बात करी तो फिर खराब बातें बताएंगे, तो इनकी खराब बातें भी कम नहीं है। तो ये एक फ्यूज वायर है, नाइक्रोम वायर है ये। हाँ दिख रहा है, ये एक नाइक्रोम वायर है। वैसे कम दिख रहा होगा, काफ़ी पतला रहता है, तो ये पतला इसीलिए रहता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए कितना कम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने कम बह सकते हैं। तो ये चीज़ फ्यूज होती है। तुमको कहाँ से मिल गया ये? अरे इलेक्ट्रीशियन तो तुम हो, तो क्या फ्यूज बनाने का धंधा कोई हो तुम? दिखाया फ्यूज कैसे होता है। तो ये चीज़ एक फ्यूज होती है। फ्यूज क्या होता है, ये होता है नाइक्रोम वायर। तो ये अब इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, जितना इलेक्ट्रिक करंट बहेगा एक टाइम पे उसी चीज को इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। क्या, जितना करंट क्या कहते हैं, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा एक टाइम पे, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा एक टाइम पे पर यूनिट टाइम पे, उस चीज को इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। पावर क्या होगा, आप कितना टाइम कर सकते हैं, पावर कैसे हिसाब से रखते हैं, आपकी पावर क्या है, आप कोई काम कर सकते हैं इतने टाइम के लिए, तो कहेंगे इतने टाइम के लिए ये इतना काम कर सकते हो तो इसकी पावर ज़्यादा है। पावर इसी तरह निकालते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं थोड़ी समय के लिए, आपने कोई काम किया थोड़ी समय के लिए, तो कहेंगे अरे यार इसकी पावर कम है, ये क्या काम करेगा, दिहाड़ी, आपकी दिहाड़ी बंधा रहे हैं तो देखो। तो इलेक्ट्रिकल पावर किस पर डिपेंड होती है, इलेक्ट्रिकल पावर का पी से सिंबल होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का पी से सिंबल होता है, और डिपेंड किस पर हो रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन EW लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। हाँ इसको W भी लिख सकते हैं, जो वहाँ पर अभी लोगों ने W लिखा है ना, W इक्वल टू I²RT, तो ये वही चीज़ है। और डिपेंड और टाइम पे, कितने टाइम के लिए। तो पावर तो आपको पता है, पावर कैसे निकालते हैं, पावर तो आपको पता है कि मतलब आप डब्बे के अंदर बंद कर और जेल के अंदर बंद कर दे इसको, पावर दिखा के तोड़ के दिखाएगा ये। तो अब जैसे कोई वर्क कर रहा हूँ किसी टाइम के लिए, आप थोड़े कम समय के लिए अपना कोई काम करेंगे तो क्या कहेंगे, अरे उसकी पावर बहुत कम है, अगर तुम उससे इतना काम करवाओगे तो वो जल्दी थक जाएगा या जल्दी। हाँ, और आपकी अगर वर्क डन, आप काफ़ी समय के लिए काम कर सकते हैं। हम कुछ गंदे विचार के बात हाँ, तो ये चीज समझ में आया, सिंपल सी बात है। वर्क पावर किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पे। यहाँ तो इलेक्ट्रिकल पावर लिखा है तो हम बता रहे हैं, तो पावर किस पे डिपेंड करती है, वर्क डन पे, जितना आप काम कर रहे हैं किसी समय के लिए, तो ये चीजें पावर कहलाती है। इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू W/D। W का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT/D। E से T कैंसल, तो ये P की वैल्यू होगी।
तो पी क्या आ गया आपका आई स्क्वायर आर, पी क्या आ गया आपका आई स्क्वायर आर। पी किन पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो पी आई स्क्वायर आर आ गया। उसके बाद और तरीके से लिखना हो तो और भी पता है, पी पर आई इंटू आई आर। आई आर क्या होता है, वी होता है, तो एक वी आई हो गया, वी आई वी। अब वोडाफोन वाला सिम, कुत्ते वाला सिम। तो एक ये चीज हुई। और एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें बी इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर, नहीं यहाँ आर होना चाहिए, तो एक आर चाहिए कट गया, तो आ गया आई स्क्वायर आर। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। कॉन्सेप्ट याद हुआ कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम याद होना। पावर क्या, आप किसी काम को करने कि आप कोई काम करते हैं किसी टाइम के लिए, उस हिसाब से पावर निकालते हैं। वर्क डन का पता है आपको, वर्क डन में फॉर्मूला हमने आई स्क्वायर आर टी, इसको निकालने का भी पता है, डब्ल्यू बी बाई क्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू को और इसे याद नहीं होता तो बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आपने याद लिखा है। डब्ल्यू का क्या हो सकता है, बी क्यू हो सकता है, बी होता है आपका आई आर, क्यू क्या होता है आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी। कितने फॉर्मूला याद होता है, सब एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। अब आपको क्या समझ में आया, समझ में तो आया है ना। जो समझ में आया वो आप अपने अपने शब्दों में लिखते जाइए, पॉज कर लीजिए, ये चीज़ नोट करनी है नोट कर लीजिए। ये चीज़ तो हमें बताने के लिए क्या ये लिखना चाहे, ये तो पीछे लिखते ही आ रहा है, तो ये मत लिखिए। छोटी सी नोट बनाइए, कोई ज़्यादा भारी भरकम लिखने वाली चीज़ें नहीं रहती इसमें। ये जो बॉक्स में डब्बे डब्बे ये लिख लीजिए। डेरिवेशन लिखना, डेरिवेशन लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर किस पर डिपेंड करती है ये हमने बता दिया, आप अपने अपने शब्दों में लिखते जाइए। और क्या बचा ही, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 watt to 20 volts, calculate the magnitude। इसके असाइन यूनिट नहीं लिख पाई। ओए एसआई यूनिट होती है वॉट्स में। एक्चुअली कुछ तो डिफरेंट होता नहीं है इसमें, जूल्स होता है या वॉट हो जाता है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, वी इंटू आई। वी क्या हो गया, वोल्टेज इंटू एम्पियर, तो ये क्या देता है, वॉट देता है। घर पे सुनते होंगे कि इतने वॉट का करंट आ रहा है, इतने वॉट, तो वो वॉट क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। वॉट क्या होगा, एकदम सिंपल से, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन, क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं है, इसको रिलेट करके हम बता रहे हैं। आपके घर पे कितनी एनर्जी आती है, आप कितना कंज्यूम करते हैं, वो आपको वॉट में आता है ना। कितनी एनर्जी हो रही है उससे कितना करंट बनना है, तो वो वॉट होता है। तो इसके साथ यूनिट कभी वॉट में होता है। कुछ ना समझ में आया तो बताइएगा, वैसे हमें तो नहीं लगता हमने कुछ पूरी कोशिश करी है, रिलेट किया है आपके साथ। तो आपको अपने शब्दों में लिखते जाए। ऐसा यूनिट याद रखिए, ऐसा यूनिट से बहुत चीज़ें आप पता कर सकते हैं क्या क्या चीज़ उसमें दे रखा है। तो एक और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ते चलिएगा। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मतलब आप तो एनसीईआरटी एक, एनसीईआरटी को बहुत लोग इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। एनसीईआरटी अगर आपको पता हो तो एनसीईआरटी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर लिखते हैं। जैसे हम लोगों की 12th की आईआईटी जो एनसीईआरटी लिखी है उसमें एक कोई राइटर है वो आईआईटी के हैं। और इंग्लिश की जो एनसीईआरटी है वो शायद जेएनयू की, किसी एनसीईआरटी यहाँ रखी हम दिखा भी सकते हैं किसने लिखी थी।
तो एनसीईआरटी कोई हल्की बुक नहीं होती है, एनसीईआरटी काफ़ी बड़ी बुक होती है और जो इससे लिखने वाले लोग होते हैं वो भी काफ़ी बड़े, उस क्या बड़े कॉलेज बड़े यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो अगर इसमें देखिए प्रोफेसर रूपम मंजारी घोष, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये जेएनयू के। एक तो एकदम नजर नहीं आ गया, तो देखिए जेएनयू के प्रोफेसर ने लिखी है एनसीईआरटी। तो ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी बहुत हल्की बुक होती है। एनसीईआरटी पढ़ना ही अपने आप में, जो एनसीईआरटी पढ़ पाता है उसको काफ़ी अच्छी कमांड उसकी रहती है पहले से ही, उसकी कमांड उस सब्जेक्ट में पहले से रहती है। एनसीईआरटी कोई हल्की बुक नहीं होती। आप मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व करिए पेपर, तो आप पूरा, जैसे आप कहीं कोचिंग भी पढ़ते हो, अभी अगर कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये लेक्चर देखिए, कोचिंग पढ़ रहे हैं कोचिंग के साथ ये लेक्चर देखिए, तो लेक्चर देखने के बाद आपने थोड़ी देर एनसीईआरटी पढ़ ली, जो 12th की एनसीईआरटी, ये हम लोगों की एनसीईआरटी है। देखिए एक ही घाटक एमेरिटस प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, आईआईटी न्यू दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर। फिर अलीका खरे प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एचओडी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ाने के टीचर हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर, आईआईटी गुवाहाटी। देख रहे हैं एनसीईआरटी कभी भी कोई सरल आदमी नहीं लिखता, एनसीईआरटी वही लिखता है जिसको उन सब्जेक्ट्स में कमांड होती है। तो एनसीईआरटी को जो कह दे हल्की बुक है तो समझ जाइएगा उसने कभी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी या उसका इंटरफेस नहीं देखा है। इंटरफेस देखिए, उसमें जो मटेरियल रहता है वो मटेरियल हम कहेंगे वो मटेरियल बहुत अच्छा होता है। हमने एनसीईआरटी खुद पढ़ी है, एनसीईआरटी क्योंकि हम लोग पढ़ती है बोर्ड्स के हिसाब से कई बुक आती है। बोर्ड्स पढ़ना हो तो आप मैथ्स के लिए RS अग्रवाल यूज कर सकते हैं, साइंस के लिए हम बालाजी प्रेफर करेंगे। तो बोर्ड्स के लिए तो कई बुक आती है। आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना हो और मतलब स्कूल में अच्छा लिखना हो, क्या ये बंदा है जो पढ़ता है, तो फिर एनसीईआरटी पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, तो ये चीज़ें कहेंगे। अब थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 100 watt, 220 watt, 220 volts. Calculate the magnitude of current. Calculate the magnitude of current. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर देखिए, पावर दे रखा है क्योंकि वॉट लगा है, W मतलब वॉट, तो ये किसकी होती है? ऐसा यूनिट होती है पावर की क्या होती है? वॉट होती है। सिंपल से याद करते, P = W/Q होता है, W/T, तो वहां से भी ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक। तो पावर आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कितनी? 100 वाट, 10 रुपये वाला बल्ब है, 100 वाट। उसको वोल्टेज, उसको एनर्जी की सप्लाई कितनी हो रही है? 220 वोल्ट्स की हो रही है, मतलब धक्का लगाने वाली एनर्जी 220 वोल्ट्स की मिल रही है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट निकालना है। तो फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला याद नहीं तो याद कर लीजिए, V = VI, P = VI, इस जगह पे ये फॉर्मूला। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लिया, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद आ गया हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हो आपने, तो आपको फॉर्मूला आपके माइंड में तुरंत स्ट्रक कर जाता है कि इस जगह पे ये लगना है। क्योंकि यहाँ पर करंट निकालना है, करंट के लिए तो कितने फॉर्मूला था? I2RT था, तो यहाँ टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा है, R दे रखा है, नहीं दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, उसके बाद पावर दे रखा है। V = V²/R लग सकता था, यहाँ पर वो लग सकता है, वहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है तो ये भी नहीं लग सकता। तो फॉर्मूला कौन सा होता है? V = I। तो पावर कितनी दे रखी है? 100 वॉट्स दे रखी है। वोल्टेज कितना हो रहा है? 220 वोल्ट्स का हो रहा है। करंट आपको निकालना है, ये डिवाइड चलेगा 100/220, जाएगा 5/11। इसको करेंगे 0.4 और कितना होता है? 5, 4, 6 बचेगा, 5 इतना रख लेते हैं। अब नॉन टर्मिनल नंबर है, 0.45 एम्पीयर का वहाँ करंट उसको सप्लाई होता है।
अप्रॉक्स होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग पता है, जो डिवाइड नहीं होता। तो 0.45 एम्पियर का वहाँ करंट का सप्लाई हो रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर समझ में आई। और कुछ बचा है? अच्छा, रिलेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी बता सकते हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वही होती है वर्क डन अपॉन टाइम। ए वर्क डन, आप कितना काम कर सकते हो वो आपकी एनर्जी दर्शा सकता है। तो इक्वल टू वी आई टी, ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके माइंड में होगा ये तो हीट का है, तो एनर्जी भी तो हीट से ही पता चली। आप जितनी एनर्जी लगाएंगे उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेंगे। ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी का भी फॉर्मूला यही होता है, इक्वल टू वी आई टी। उसके बाद पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई होता है। ये हो गया। यहाँ पर क्या करना है? टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा ना, तो पुट कर देंगे तो पी इंटू टी। तो ये क्या, ये रिलेशन पता चला ना, क्या एनर्जी का रिलेशन करता है। अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी बता देगा हम लोगों को, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पी इक्वल टू ई बाई टी, जिसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इधर से निकाल सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी टी इक्वल टू ई पी टी, और इंग्लिश वाली में वाला सिस्टम हो गया। काफ़ी साथ हम लोग। उसके बाद आपके घरों का बिल इलेक्ट्रिकल पावर से निकलता है, वहाँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कितनी यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, उसके बाद 1000 से उसको डिवाइड करते हैं क्योंकि किलोवाट में निकालते हैं ना, और 1 यूनिट का जो बिल निकलता है आपका, उसको क्या, जितना यूनिट आपने यूज़ किया वो यूनिट निकाल देता है एक तरीके से। तो अगर कभी आए फॉर्मूला कि आप करंट कैसे नापते हैं, तो इसे कभी लिख लें, आप करंट कैसे नापते हैं? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिल, एक तरीके से इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल आप कैसे करेंगे? पहले तो वो होगा ना कि आपने कितना पावर लिया, कितना पावर लिया, ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज करी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल क्या होता है? बिल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितनी ली, मतलब बी पी इंटू टी। यहाँ पावर वॉट्स में होगी, टाइम आर में होगा, ये आर्स में होगा टाइम, तो ये होगा। फिर ये आपने कितना कितना एनर्जी लिया, ये क्या होगा, कितना एनर्जी आपने यूज करी, क्योंकि एनर्जी का बिल बनेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, कितना एनर्जी आपने यूज किया 1 घंटे में वो चीज का, तो ये यूनिट में आएगा, ये किसी यूनिट में आएगा। फिर आप पता करेंगे 1 यूनिट का कितना पैसा निकलता है, 1 यूनिट का कितना पैसा निकलता है, फिर 1 यूनिट का पैसा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आपका बिल निकल आएगा। बिल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू 1 यूनिट प्राइस। तो ये एक चीज थी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है सर्वल, ये शायद सीबीएसई का पूछा क्वेश्चन है। सर्वल इलेक्ट्रिकल बल्ब आर डिजाइन टू यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेटेड 10 वॉट्स। हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across a 2-wire 220 volts if a line maximum allowable current is 5 ampere। क्वेश्चन काफी बड़ा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, दोबारा बोल देते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन बोल देंगे तो आप अगर
पुराने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग वो खरीदेंगे, सैम्पल पेपर खरीदेंगे, उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर रहते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, तो एक आइडिया तो आ ही जाएगा कि हाँ ये वाला मैटर यहाँ पर हुआ था। तो क्वेश्चन लिख देते, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स और मतलब सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर डिजाइन टू यूज 220 वोल्ट्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मतलब कुछ बल्ब्स हैं, अभी बल्ब्स का पता नहीं है, बल्ब्स ही निकालना है कि आपने कितने बल्ब यूज। कुछ बल्ब्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो 220 वोल्ट्स का करंट झेल सकते हैं, 220 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। और एक बल्ब का कितना है 10 वोल्ट्स का, एक बल्ब की पावर कितनी है 10 वोल्ट्स है। और कितने हम लोग लगा सकते हैं, कितने बल्ब हम लोग लगा सकते हैं 220 वोल्ट्स में। मैक्सिमम करंट अगर 5 एम्पियर का जा सकता है, तो इसमें क्या क्या देते हैं, वोल्ट्स दे रखा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रखी है आपको 220 वोल्ट्स की, करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर का, पावर दे रखी है आपको 10 वोल्ट। और कुछ दे रखा है नहीं, ये एक बल्ब की है। अभी तो हम लोग पूरा निकालना पड़ेगा ना, ये कितनी पावर रखता है, ये तो एक बल्ब की है। पावर इसको लिख देते, पावर ऑफ वन बल्ब। एक्चुअली बल्ब से याद आएगा, किसी से हिंदी सुनना था तो उसमें हिंदी में बल्ब लिखा था, तो उसको हमने बल्ब ही पढ़ा था। हम मौसी तो उनको अब तक चिढ़ाती उस चीज़ के लिए। तो एक बल्ब की पावर आपको 100 वॉट दे रही है। तीसरा क्वेश्चन है 10 वॉट के बल्ब, 10 वॉट के बल्ब कितने लगा सकते हैं इस पावर सप्लाई पे। इस पावर सप्लाई का क्या आएगा फॉर्मूला, V इक्वल टू वी आई। हाँ, ये इन दोनों के लिए है, कितनी पावर ये लोग ले कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पावर ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना आएगा 220 इंटू 5 1100 जीरो 110। हाँ, तो कितना पावर ये लोग ले रहे हैं, कितनी पावर सप्लाई कर रहे हैं ये लोग, कितनी 1100 की। और एक बल्ब का पावर कितना है 10 वोल्ट। कितने बल्ब लगाने हैं इसमें पूछा, n नंबर्स ऑफ बल्ब, n नंबर्स ऑफ बल्ब ले, n नंबर्स ऑफ बल्ब्स। तो कितने बल्ब लगा सकते हैं, सिंपल सी मैथ है, जितना टोटल पावर है उसमें एक बल्ब की पावर निकाल लेंगे, तो हम लोग को पता चल, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा वो लोग कितनी पावर, कितने बल्ब जल सकते हैं। तो कितने बल्ब जल सकते हैं 110 बल्ब, 110 बल्ब जलाए जा सकते हैं अगर 110 वॉट्स की पावर सप्लाई के लिए। और बल्ब का मंदिरों में लगता नहीं है रेड कलर का, वो लोग लगाते हैं रेड ग्रीन, तो वही वाला बल्ब समझ लीजिए 10 वॉट्स का बल्ब है वो। एलईडी आजकल 6 वाट की आती है। एलईडी 6 वॉट की आती नहीं आती तो बहुत वाट की नॉर्मली 6 वाट लगाते हैं। रेड वाले पर कितनी की आती, 0 वाट की आती है जिसको। 0 वाट रहती है, ये जो हमारे यहाँ लगी है वो 10 वाट की है। तो ये इसके बाद चैप्टर फिनिश। हाँ, चैप्टर फिनिश। तो हम लोग क्या कर सकते, इलेक्ट्रिकल करंट। अब रिकैप हो जाए, इलेक्ट्रिकल करंट सीखा, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। हाँ, उसके बाद क्या सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आपकी क्षमता होती है, आप कितना काम कर सकते हैं उस चीज की क्षमता। तो क्या पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने, वोल्ट्स ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो उसके बाद क्या, सर्किट सीखा हम लोगों ने। सर्किट क्या है, डोमेस्टिक सर्किट, सिंपल सर्किट सीखा हम लोगों ने, यहाँ पर डोमेस्टिक सर्किट रखे। फिर ओम्स लॉ सीखा। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है,
पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कैसे? जितना ज़्यादा धक्का मिलेगा आपको उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना करंट बनेगा। तो ये ओम्स लॉ स्टेट करता था। वो क्या स्टेट करता था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था, याद होगा। ये मेरे स्कूल के पेपर में आया था, 10th वाले सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, रेजिस्टेंस का यहाँ पर कांस्टेंट लग जाता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का हटता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को क्या करता है? अपोज करता है या धीमे करता है। उसके बाद क्या? रेजिस्टिविटी सीखी, रेजिस्टिविटी सीखी। उसके बाद क्या? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट अब आसानी से फ्लो होने देते हैं। गुड हीट, उसको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी ले सकते हैं, हीट सप्लाई भी। अभी उनको डेफिनेशन ढंग से याद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। रेजिस्टर सीखा, रेजिस्टर रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सप्लाई ऐसे। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीखा ना, एक पैरेलल एक सीरीज में था, एक पैरेलल था। दो तरीका का रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया। उसके बाद रेजिस्टिविटी बनाया, इलेक्ट्रिकल पावर देखा, इलेक्ट्रिकल पावर एसी में देखा, इसी लेक्चर में देखा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये चीज याद रखेंगे, वो सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। P इक्वल टू वी आई टी, टी से टी कर दिया, पी वी आई निकल आया। तो ये फॉर्मूला याद रहेंगे तो ये सारे निकल आएंगे। उसके बाद क्या? रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये पता चल गया। रेटिंग क्या? रेटिंग में से बिल निकालना, जो बिल निकालना भी होता है। और कुछ बचा? और तो कुछ नहीं बचा अभी। तो अब ये चीज़ खत्म हो गई। अब इसके बाद आपका, इसके बाद एक फिजिक्स में और रह जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला रह जाता है। मैग्नेटिक मैथ्स में है, तो अब मैथ्स का हम देखेंगे। मैथ्स की मैथ के लेक्चर डालेंगे, देखा जाएगा। आपका फिजिक्स फिर कोई और लेगा, फिजिक्स का ये हम ढूंढते हैं। केमिस्ट्री वाला फंस जाता है, केमिस्ट्री ना ही हमें आती। हमें तो केमिस्ट्री मतलब काफ़ी वीक है मेरी केमिस्ट्री, तो उसमें मेरा कभी भी इतना वो इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इसलिए मेरी केमिस्ट्री भी वीक है। तो केमिस्ट्री के लिए तो ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। तो और क्या? हाँ, तो अब ये चीज़ में कहीं पर भी डाउट रहा हो, इन चीज़ों में कहीं पर भी डाउट रहा हो, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बताइए। कॉन्टैक्ट आप हमें कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक हम लोगों को टेलीग्राम पे कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सोहेल ने अपना नंबर लगा रखा है। हर बार आपको अगर टेलीग्राम की लिंक तो सोहेल लगा देता है, और अगर आपको कहाँ पे क्या इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना हो तो आप @कोसाइन फन _fun7 हमें हमसे पर्सनल इंक्वायरी लेनी हो तो N निक्की _K है, निक्की 7781। हाँ, सोहेल से करना हो तो प्रिंस, जैसे बायो में कोई दिक्कत नहीं तो सोहेल से कर सकते, प्रिंस सुहेल 9। गलत तो नहीं है, हैंडल देख लो। हाँ, प्रिंस सुहेल 9। तो यहाँ 3 जगह पे तो आप एकदम पर्सनल यहाँ पर करेंगे तो आपको या तो हम मैसेज रिप्लाई करेंगे या तो सोहेल करेगा, अधिकतर सोहेल करेगा क्योंकि वो अपना 1 मैन आर्मी है। और यहाँ पर करेंगे तो हम ही करेंगे, यहाँ करेंगे तो भी वही करेगा। तो ये यहाँ 3 जगह पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पे भी वही करेगा। व्हाट्सएप की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट पे लगा रखा है, ईमेल भी वहीं पर लगा रखा है। तो आप कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। रिसोर्स चाहिए अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, हमें पुराने क्वेश्चन करने हैं, जैसे हम आज अपनी बुक लाना भूल गए, हमारे पास मैथ्स के सैम्पल पेपर पड़े थे, कल हमने देखा था, हमारे पेपर पड़े थे। तो आपको रिसोर्स चाहिए, जैसे आपको लगता है कि हम वो क्वेश्चन नहीं पा रहे हैं
तो आप यहाँ इनमें कहीं पर भी या टेलीग्राम पे आप मैसेज छोड़ देंगे तो हम लोग आपको एक पूरा का पूरा PDF बना के दे देंगे क्वेश्चंस का। एक प्रैक्टिस पूरा एक चैप्टर का क्वेश्चन अब पेपर एक पूरा क्वेश्चन का आपको मिलेंगे क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं वो पूरे एक चैप्टर का मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का, वहाँ डाल सकते हैं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के पुराने क्वेश्चन की PDF बना के आपको दे सकते हैं। हाँ, और तो कुछ नहीं, अब आपका मैग्नेटिक बचा है। मैथ्स में अब शायद AP और हाइट एंड डिस्टेंस और स्टैटिक्स है शायद, ये है। तो मैथ्स का देखिए हम ही देखेंगे क्योंकि मैथ्स ही मेरी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, स्टैटिक्स तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू, और कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, थैंक यू।